हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरी जो कि ज्योग्राफी की क्लास है, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से उसको समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की उपग्रहों के ऊपर और जाना कि उपग्रह किसको कहते हैं, कौन से खगोलीय पिंड होते हैं जिसको हम उपग्रह कहते हैं। और उसी क्रम में फिर हमने समझा कि उपग्रह वो आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, और वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, जिनमें से एक वो होते हैं जो नेचुरली क्या है, पहले से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के समय से विद्यमान हैं, और दूसरे वो उपग्रह होते हैं जो कि मानव के द्वारा धरातल से अंतरिक्ष में किसी ग्रह की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। तो इसी क्रम में हमने उपग्रहों को जाना और दोनों प्रकार के उपग्रहों को जाना, और दुनिया के कई अलग अलग तरह के उपग्रहों को जाना जो विभिन्न देशों के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। और उसी क्रम में फिर हमने अंतिम रूप से क्या जाना था कि चंद्रमा कभी घटता है, चंद्रमा का आकार कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, ऐसा किस लिए होता है। और उसी क्रम में अमावस्या और पूर्णिमा को समझा था। तो आज चूंकि हमने अभी तक ब्रह्मांड के साथ में आकाश गंगाओं का और फिर आकाश गंगा से बने सौर मंडल और उस सौर मंडल का हिस्सा रहे सूर्य एवं अन्य ग्रह एवं उपग्रह का अभी तक एक एक करके अध्ययन किया है, और कुछ सामान्य चीज़ों को जाना है जो कि भूगोल के अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी क्रम में चूंकि ये अगर हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंडों को हमने क्या किया था, कई प्रकार से वर्गीकृत किया था, जिसमें ग्रह और उपग्रह और कुछ अन्य आकाशीय पिंड जिनको हम क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड या पुच्छल तारा या और भी अन्य कुछ पिंड जो हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या है चक्कर लगाते हैं, उनको हमने बारी बारी करके कहाँ तक, उपग्रहों तक समझा था। तो हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसे करके एक एक करके ब्रीफ में उनको जाना था। लेकिन चूंकि हमारा अध्ययन का केंद्र क्या है, पृथ्वी है, तो आज हम पृथ्वी को क्या है अच्छे से अध्ययन करेंगे और उन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जो पृथ्वी से रिलेटेड एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए, लेकिन इससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार हमारे चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता है। वो उसकी गति के कारण, चूंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों के कारण उस चंद्रमा का आकार हमें घटता और बढ़ता दिखाई देता है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो आज इस विषय पर भी क्या कर लेते हैं, ये हमारी दैनिक समझ और अध्ययन का क्या है विषय है। तो इस बारे में भी हम एक बार क्या है ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, क्यों हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और आपने बचपन से ही सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हम वहाँ से भी क्या है, बचपन से ही हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि तारे टिमटिमाते ट्विंकल करते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो समझते हैं, ये हमारी क्या है पृथ्वी है जहाँ पर हम रहते हैं, और ये क्या है, ये तारे हैं, ये हमारा सूर्य और अन्य प्रकार के सूर्य के प्रकार के ही
बने हुए और क्या है, तारे हैं। तो रात को जब हम उन्हीं तारों को छत से देखते हैं तो अक्सर वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल और सरल है कि जब अत्यधिक डिस्टेंस से, दूरी से कोई प्रकाश की किरण पृथ्वी की तरफ आएगी तो पृथ्वी के वायुमंडल में भिन्नता होने के कारण, अलग अलग तापमान की, अलग अलग घनत्व की परत होने के कारण, चूंकि प्रकाश की आने वाली किरणें जब अलग अलग प्रकार के माध्यमों से गुजरेगी तो प्रकाश अपने मार्ग से अवश्य ही विचलित होता है। और वो प्रकाश के उस विचलन के कारण तो कभी हमें प्रकाश की किरण कहीं तो कभी कहीं दिखाई देती है और हमें इस प्रकार प्रतीत होता है कि मानो तारे टिमटिमा रहे हो, चूंकि वह प्रकाश की किरण बार बार अपने मार्ग से विचलित होती है और उसी प्रकाश के विचलन को हम अपवर्तन के नाम से साइंस में जानते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश के उस विचलन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रकाश की जब कोई किरण पृथ्वी की तरफ आती है तो वह अलग अलग माध्यम होने के कारण, चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के माध्यम हैं, धूल, गैस के कण, अनेकों तापमान वाली परतें पृथ्वी के वातावरण में क्या है, विद्यमान है। इसलिए आने वाली किरण क्या होती है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और उसी कारण हमें वो विचलन क्या है, टिमटिमाते हुए रूप में दिखाई पड़ता है और इसी कारण से हम कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। और बाकी जो दूसरे ग्रह हैं वो अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत? तारों के अपेक्षाकृत काफ़ी नज़दीक है और आकार में बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए वो ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। उन पे पड़ने वाला प्रकाश जब हमारी तरफ हमें दिखाई देता है तो वह हमें टिमटिमाता दिखाई नहीं देता है। उसका कारण है कि वो तारों की अपेक्षा क्या है, काफ़ी नज़दीक है और नज़दीक होने के कारण वो आकार में भी क्या है, बड़े हैं, इसलिए वो हमें अपेक्षाकृत तारों की स्पष्ट दिखाई क्या है, देते हैं। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है तो वह क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करती है, प्रवेश करती है और वायुमंडल में मौजूद हवा की विभिन्न परतों से होकर क्या है, गुजरती है, या फिर कहे कि वो पृथ्वी पर आती है। और वायुमंडल की यह परतें विभिन्न अलग अलग तरह के तापमान और दबाव के कारण अलग अलग घनत्व वाली क्या है, हो जाती है। वो जो हमारे वातावरण में जो अलग अलग प्रकार की परतें हैं उनका घनत्व भी क्या है, डेंसिटी भी क्या है, अलग अलग प्रकार की हो जाती है। और उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, उनका बदलता हुआ तापमान और दबाव। इसी वजह से वो अलग अलग प्रकार की डेंसिटी की क्या है, लेयर्स हैं। इस वजह से तारों की रोशनी हवा की इन परतों में अलग अलग दिशा में मुड़ती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। यह अपवर्तन लगातार बदलता रहता है क्योंकि हवा की परतें लगातार हिलती रहती है और इस परिवर्तन के कारण तारों की रोशनी हमें बार बार चमकती हुई या टिमटिमाती हुई क्या है, नजर आती है। और इसका अगर हम इन्हीं तारों को वायुयान से देखें और वायुयान जब उड़ते हैं तो वो लगभग पृथ्वी के
सघन वायुमंडल के ठीक ऊपर उड़ते हैं ताकि वायुयान को धूल, कण और वायु के सघन माध्यम का सामना ना करना पड़े। इसलिए वायुयान अपेक्षाकृत थोड़े उस लेयर के ऊपर उड़ते हैं जहां वायुमंडल का दबाव कम हो। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सघन जो हमारा वायुमंडल है उससे ऊपर वायुयान होने के कारण वो प्रकाश की आने वाली किरण अंतरिक्ष यान जब उस वायुमंडल से ऊपर होता है और अंतरिक्ष यान से जब हम तारों को देखते हैं तो वो प्रकाश का विचलन क्या है, नहीं हो पाता और तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। इस परिवर्तन के कारण तारों की रोशनी हमें बार बार चमकती हुई या टिमटिमाती हुई दिखती है। यदि आप अंतरिक्ष यान से तारे देखें तो वे टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है, या फिर कहे कि अपेक्षाकृत काफ़ी विरल का मतलब है कि डेंसिटी बहुत कम होती है और उस कम डेंसिटी वाले वायुमंडल की लेयर के कारण हमें क्या है, तारे टिमटिमाते नजर नहीं आते। यदि आप क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, अतः समरी क्या कहेंगे कि तारों की रोशनी वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन के कारण क्या है, हमें टिमटिमाती हुई नजर आती है। तो आशा है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे कि तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं। अब मैंने कहा सौर मंडल में ग्रह, सूर्य ग्रह और उपग्रह, इनके अलावा भी क्या है, बहुत सारे आकाशीय पिंड है और उन पिंडों के अलग अलग नाम से क्या है, हम उनको जानते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रकार के पिंड है उल्का पिंड, उल्कास्म या उल्का पिंड, उल्का पिंड या उल्कास्म या उल्का पिंड। दोनों में काफ़ी बहुत ही कम क्या है, डिफरेंट है। दोनों एक जैसी क्या है, चीज़ें हैं। एक कुछ परिवर्तन के कारण वही उल्का पिंड क्या है, उल्कास्म के नाम से जाना जाता है। तो उल्का पिंड भी ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो ग्रहों की तरह व्यवहार नहीं करते और ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड। ऐसे पिंड कभी कभी क्या होता है कि हमारी कुछ पिंड घूमते हुए हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में या आकर्षण करने की शक्ति के संपर्क में क्या है, आ जाते हैं और वो शक्ति उनको अपनी तरफ को खींच लेती है। और जब वो पिंड पृथ्वी की तरफ चलते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के धूल और कण होने के कारण जब उनमें घर्षण होता है तो वो हमें चमक के साथ क्या है, दिखाई देते हैं। ऐसे चमक वाले पिंडों को हम उल्कास्म कहते हैं और कभी कभी वो पिंड घर्षण होने के बाद भी पृथ्वी तक क्या है, आ जाते हैं। और जब वो पृथ्वी पर आ जाते हैं तो उन पिंडों को हम उल्का पिंड कहते हैं। अर्थात मैं कहूँ कि जब तक वो पिंड घर्षण के कारण जलते हुए दिखाई देते हैं तब तक उनका नाम उल्कास्म होता है, और जलने के बाद उनका जो अवशेष वाला हिस्सा पृथ्वी पर आकर गिरता है या फिर वो आसमान में बिना जले जब तक चक्कर लगा रहे हैं तो उनका नाम क्या रहेगा, उल्का पिंड। तो आइए एक बार देखते हैं। धूल व गैस से निर्मित अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए ब्रह्मांडीय पिंड है। ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं तथा वायुमंडल में होने वाले घर्षण से जलने के कारण चमकने लगते हैं और इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है, जिसको देख करके हम भगवान से विश मांगते हैं कि ये तारा टूट गया है, लेकिन तारा कभी टूटता नहीं है और इस तरीके का व्यवहार कदापि नहीं करता है। ये क्या है, ये वो उल्का पिंड है।
ग्रहों से अपेक्षाकृत छोटे हैं और ये हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में आने के कारण कई बार पृथ्वी की तरफ को खींचे चले आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण होने के कारण ये जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम टूटता हुआ तारा या फिर उल्कास्म के नाम से जानते हैं। प्राय पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। आकार में छोटे होते हैं और स्पीड ज़्यादा होती है और वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकरा जाने के कारण अक्सर ये क्या है, वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये पृथ्वी की सतह तक भी क्या है, पहुंच जाते हैं और ऐसे पिंड जो जलकर नष्ट हो जाते हैं उन्हें उल्कास्म कहते हैं। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड क्या है, कहा जाता है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि वायु हमारे सौर मंडल में सूर्य और ग्रह और उपग्रहों के अलावा भी क्या है, कुछ अन्य पिंड है जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं और उनमें से एक पिंड, एक प्रकार के पिंड है जिनको हम उल्का पिंड कहते हैं। वो ऐसे पिंड है, वो अपेक्षाकृत ग्रहों से छोटे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के संपर्क में आ जाने के कारण पृथ्वी की तरफ खिंचकर चले आते हैं और वो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण, घर्षण के कारण हमें जलते हुए प्रतीत होते हैं और जिससे एक प्रकार की चमक दिखाई पड़ती है। हम उनको क्या है, टूटता हुआ तारा या फिर उल्कास्म के नाम से जानते हैं। और कभी कभी वो पूरे जल नहीं पाते और पृथ्वी पर आ गिरते हैं, और जब वो पृथ्वी पर आ गिरते हैं तो हम ऐसे चट्टानीय पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं। अब इससे आगे हम कुछ और विशेष प्रकार के पिंडों को समझते हैं, जिनको आप ज्योग्राफी का अध्ययन करते समय बीच बीच में क्या है, देखेंगे। तो ऐसे पिंडों के बारे में जान लेना क्या है, काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं वो अलग तरह के पुच्छल तारे या धूमकेतु। पुच्छल तारे या धूमकेतु। पुच्छल मतलब पूंछ वाले तारे, पुच्छल मतलब जिसमें पूंछ हो, एक पूंछ की भांति वो हमें क्या करे, दिखाई दे, ऐसे पिंडों को हम पुच्छल तारे कहते हैं। ये वो पिंड होते हैं जो सूर्य से काफ़ी दूर, बहुत दूर कहीं पर विद्यमान होते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हुए कई बार सूर्य के उस अत्यधिक तापमान के संपर्क में आ जाने के कारण जलते हुए, फुहार छोड़ते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं और वो निकलती हुई फुहार जो हमें दिखाई देती है, वो फुहार और उसका आगे वाला शीर्ष, वो पूरा मिलकर हम उसको क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु। तो समझते हैं, ये आकाशीय पिंड धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है जो सूर्य से दूर क्या है, ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित किस लिए कि इनका कोई फिक्स रोटेशन या फिर कहे कोई फिक्स एक्सिस नहीं होता, अर्थात इनका कोई एक फिक्स पथ रास्ता नहीं होता जिस पे ये घूमते हैं। इनका कोई फिक्स ग्रहों की तरह एक फिक्स कक्षा नहीं होती जिस पर ये घूमते हैं। इनका क्या है कि अनियमित या असंकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें क्या है, निकलती है, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछें लाखों की भी लंबी होती है। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा, कोमेट्स
बिना पूंछ का होता है। जब तक ये सूर्य से कहीं दूर किसी स्थान पर अपनी सामान्य अवस्था में है, तो ये सूर्य के संपर्क में नहीं है, तब ये एक पिंड के समान दिखाई देगा और उसे हम क्या कहेंगे, धूमकेतु के नाम से जानेंगे। लेकिन जब यह पिंड सूर्य के संपर्क में आएगा और अग्नि के रूप में हमें प्रज्वलित होता दिखाई देगा या जलता हुआ दिखाई देगा, तब इससे क्या निकलेगी, गैस की फुहारें निकलेगी और ये गतिमान रहेगा। तो वो एक पीछे पूंछ की तरह दिखाई देगी और आगे वाला हिस्सा अलग तरीके से दिखाई देगा। तो ऐसे तारों को, ऐसे पिंडों को हम क्या कहेंगे, पुच्छल तारा कहेंगे। और ऐसा पुच्छल तारों में जो सबसे अभी नियरेस्ट में आपको दिखाई देने वाला तारा है, पुच्छल तारा है, वो हेली नाम का है। हेली पुच्छल तारा। यह तारा लास्ट टाइम 1986 में पृथ्वी से क्या है, दिखाई दिया, जो कि सूर्य के संपर्क में आ जाने के कारण, सूर्य के उस तापमान के संपर्क में आ जाने से जिसमें वह जलता हुआ प्रतीत हुआ, यह लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया। और संभावना है कि 75 से 76 वर्ष के बाद, यानी 2029 के आसपास 2029 में यह हमें दोबारा दिखाई दे। ऐसी संभावना है कि यह हमें 2029 में दोबारा दिखाई देगा। और इस तारे को हम, इस पुच्छल तारे को हम हेली के नाम से क्या है, जानते हैं। और पुच्छल तारा ठीक इस प्रकार का क्या है, आपको दिखाई देता है। और यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, मैंने कहा पुच्छल तारे में दो क्या होता है, दो पार्ट्स में उसको क्या है हम डिवाइड करके देखते हैं। एक वो पार्ट जो उसका आगे वाला पार्ट होता है, जो सबसे पहले क्या है, सूर्य के संपर्क में आता है, जहाँ से उसको अत्यधिक तापमान और उसके नाभिक में अत्यधिक तापमान हो जाने के कारण उससे आग की लपटें क्या है, निकलना चालू होती है। उस आगे वाले भाग को इसके कोमा के नाम से हम क्या है, जानते हैं। कोमा के नाम से हम इसको जानते हैं। और लास्ट वाला भाग जो कि मैंने बताया पूंछ के समान क्या है आपको दिखाई देता है, उस भाग को हम टेल या पूंछ क्या है कहते हैं। तो आपको पुच्छल तारा, ये दूसरे प्रकार के पिंड भी क्या है, आशा है कि समझ आए होंगे। आइए अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह। जैसा कि मैंने आपको सौर मंडल के बारे में बताया, और उसमें मैंने बताया कि सौर मंडल में सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति और फिर शनि और अरुण और वरुण, इस प्रकार ग्रहों का क्या है, क्रम है। और जब मैंने आपको सौर मंडल की पिक्चर यहाँ पर दिखाई, तो उसमें मैंने दिखाया कि कुछ अनेकों एक बेल्ट के रूप में बहुत सारे आकाशीय पिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या करते हैं, रिवोल्यूट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। और वो बेल्ट, वो आकाशीय पिंड, उनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अपेक्षाकृत अधिकांशतः वो ग्रहों से छोटे होते हैं और वह अत्यधिक मात्रा में मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर लाखों सैकड़ों किलोमीटर आकार के क्या है, पिंड है। किसके बीच में, आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्षुद्र ग्रह, अधिकांश क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति।
ये सभी सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों की तरह क्या करते हैं, दीर्घवृत्तीय, ये गलत लिखा हुआ है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या है, पश्चिम से पूर्व, यानी बाकी किसको छोड़ करके आपको याद रखना है, मैंने आपको ये अच्छे से बताया कि शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी सभी अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करते हैं, गतिमान रहते हैं। उनकी गति की दिशा क्या रहती है, पश्चिम से पूर्व। इनको छोड़ करके शुक्र और अरुण। तो ये क्षुद्र ग्रह भी क्या है, बाकी अन्य ग्रहों की तरह, हम उन दो ग्रहों को छोड़ करके बात कर रहे हैं, और वो कौन से किस दिशा में गति करते हैं, पश्चिम से पूर्व। यानी कि आपको याद रखने का सिंपल वे ये है कि लाइक अर्थ, पृथ्वी की तरह क्या है, गति करते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। क्षुद्र ग्रह में सिरस सर्वाधिक चमकीला एवं विशाल है। सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज 1801 ईस्वी में इटली के एस्ट्रोनॉट गुसेपी पियाजी के द्वारा क्या है, की गई थी, और सबसे पहले सीरस नाम के क्षुद्र ग्रह को ही क्या है, खोजा गया था, और यही हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, क्षुद्र ग्रह भी है। तो सबसे पहले सीरस को खोजा गया, और हमारे खगोल शास्त्री गुसेपी पियाजी के द्वारा क्या है, खोजा गया 1801 में। और इसी क्षुद्र ग्रह को सीरस, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह होता है, द्वारा की गई आईए ने निर्धारित किया कि वरुण ग्रह के बाद, समझिए पहले क्या होता था कि पहले एक डेफिनेशन थी कि हम उन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जानेंगे जो मंगल और बृहस्पति के बीच में हैं। लेकिन हाल ही में IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, जो कि किसी ग्रह, उपग्रह आदि की परिभाषा निर्धारित करता है, और अन्य पिंडों के बारे में भी वो क्या है, डेफिनेशन डिफाइन करता है या निर्धारित करता है। उन्होंने बताया कि इन क्षुद्र ग्रहों के अलावा भी जो वरुण ग्रह के बाद या उससे दूर कोई भी गोलाकार वस्तु जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ न्यूनतम निर्धारित चमक हो, इसका मतलब हुआ कि उस पिंड के अंदर IAU के द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार उस पिंड के अंदर एक निर्धारित चमक हो और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो पिंड फिर वरुण से भी क्या है, दूर क्यों ना हो। ऐसे पिंडों को भी हम क्या है कि निर्धारित चमक हो, उसे प्लूटोइड कहा जाएगा। एटेन को सूर्य के सबसे पास वाला क्षुद्र ग्रह समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में 2021 से PH27 को निकटतम क्षुद्र ग्रह क्या है, माना गया है। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला पहले एटेन को माना जाता था, लेकिन 2021 में एक नए क्षुद्र ग्रह को सूर्य के पास देखा और उसको IAU ने नाम दिया PH27, और उसी को 2021 PH27 को ही सूर्य का निकटतम क्षुद्र ग्रह माना जाता है। और इसी प्रकार एपोपिस को पृथ्वी का क्या है, निकटतम क्षुद्र ग्रह माना जाता है। तो आपको ये 3 अलग अलग प्रकार के पिंड जो कि मैंने आपको बताए, मुझे आशा है कि अवश्य ही समझ में आए होंगे। और आपने सौरमंडल के सभी पिंडों को एक एक करके क्या है, जैसे कि मैंने कैटेगराइज उनका वर्गीकरण किया, उनको आपने समझा होगा। तो आइए अब देख लेते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी एकमात्र सौर मंडल का वो ग्रह है या फिर आकाशीय पिंड है जहां पर जीवन संभव है,
तो मैंने कहा कि हम बाकी चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ में, लेकिन चूँकि ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी के रूप का अध्ययन है, तो हम पृथ्वी को केंद्र मानते हुए पृथ्वी के बारे में क्या है थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी के बारे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने सौर मंडल में चीज़ों को बारी बारी रूप से देखा, और सबसे पहले हमने समझा कि ब्रह्मांड के चारों तरफ क्या है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज के चारों तरफ क्या है, स्टार्स या हमारे तारे घूम रहे हैं, और हमारे तारों के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, और उन ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह घूम रहे हैं, और इसी प्रकार अन्य पिंड ब्रह्मांड में क्या है चक्कर लगा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी क्या है सौरमंडल का हिस्सा है। और जैसा हमने बाकी ग्रहों को देखा कि सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि एक बार हम पहले पृथ्वी की गति को समझें कि पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और क्या वह सिर्फ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या फिर किसी अन्य प्रकार से भी गति करती है। तो आइए हम देखते हैं पृथ्वी को। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के पिंड दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इनमें से जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट कौन है, बुध या मर्क्यूरी, और सेकंड शुक्र, और थर्ड क्या है, पृथ्वी, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती ही है, यानी ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ क्या है वो घूमती है। जैसा कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या है चक्कर लगाती है, और उसका जो पथ है यानी चक्कर लगाने का रास्ता है वो ओवल शेप में है, यानी कि अंडाकार शेप में है या दीर्घवृत्ताकार शेप में है, और उसका पथ कुछ इस प्रकार है। लेकिन जब हम पृथ्वी को देखते हैं और ज्ञात अध्ययनों के अनुसार पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी क्या है घूमती है, यानी ये ऐसे भी घूम रही है, और ठीक ये पेन जैसे मेरे चारों तरफ भी घूमे और अपने अक्ष पर भी घूमे, यानी ऐसे भी घूमता रहे और मेरे चारों ओर भी घूमता रहे। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी क्या है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो जैसा कि हमने देखा पृथ्वी और पृथ्वी की गति यानी मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, तो वो किस प्रकार से करती है, मैंने कहा दो प्रकार से करती है। एक तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है जिसको हम कहते हैं परिक्रमण, और एक वो अपने अक्ष पर घूमती है जिसको हम कहते हैं रोटेशन, यानी रोटेट करना, एक किसी बिंदु पर एक ही जगह रोटेट करना। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अंतरिक्ष में लगातार गति कर रही है, यानी अन्य पिंडों की भांति यह भी क्या है अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही है। पृथ्वी की दो प्रमुख गतियां हैं जो घूर्णन रोटेशन और परिक्रमण। मैंने कहा एक वो अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा रिवोल्यूट करती है या रिवोल्यूशन करती है किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। ये दोनों गतियां मिलकर पृथ्वी पर दिन रात ऋतु परिवर्तन और अन्य मूलभूत घटनाओं को क्या है निर्धारित करती है या जन्म देती है।
कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे दिन रात का होना। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे तो ये हो सकता है कि दिन रात ना हो। तो इसी प्रकार अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर ना लगाए तो हो सकता है कि आपको अलग अलग प्रकार के मौसम देखने को ना मिले। इन चीज़ों को हम विस्तार से आगे समझेंगे। वो किस प्रकार से चक्कर लगाने से किस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है वो अभी हम आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी ये समझना आवश्यक है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर चक्कर ना लगाए तो विभिन्न प्रकार की आपको दिखाई देने वाली घटनाएं जैसे दिन रात होना, ऋतु परिवर्तन और समय जैसी मूलभूत घटनाओं का क्या करती है, निर्धारित करती है। कौन? पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन। ये दो चीजें पृथ्वी की गतियां क्या है, निर्धारित करती है इन चीजों को। तो हम बात करेंगे पहले घूर्णन की, अर्थात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की। जिस प्रकार हम फुटबॉल को अपनी उंगली पर घुमाते हैं उस वाले हम घूर्णन की क्या करेंगे, बात करेंगे। सिंपल वे में आपको समझना है कि घूर्णन किसको बोलेंगे कि फुटबॉल जैसे हाथ पे रख के ऐसे घुमाते हैं, यानी अपने एक किसी एक्स पर घूमने की बात करेंगे तो उसको हम समझेंगे रोटेशन के नाम से या घूर्णन के नाम से। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना क्या है, घूर्णन कहलाता है। अब देखेंगे अपनी दूरी यानी कि किसी एक्सिस पर घूमना, और एक्सिस किसको कहेंगे, यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा के तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह ऊर्ध्वाधर से 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। यानी हम देखेंगे पहले हम इसको इस प्रकार देखेंगे कि पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारी अर्थ का क्या है, रिवोल्यूशन वे या हमारा परिक्रमण क्या है, पथ है। और जब पृथ्वी ठीक अपने अक्ष पर भी क्या है, घूम रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन अथवा रोटेशन। तो ये जब अपने अक्ष पर घूमती है तो रोटेशन, और जब ये इसके चारों ओर घूमती है तो इसको रिवोल्यूशन के नाम से हम क्या है, जानते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर अपने घूर्णन अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी स्वयं में प्राकृतिक रूप से अपने आप में 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी को इस प्रकार से होना चाहिए था, पृथ्वी को क्या है, इस प्रकार होना चाहिए था, लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारी अर्थ इस प्रकार से है। तो हम देखेंगे कि इसके नॉर्थ पोल से या उत्तरी ध्रुव से साउथ वाले या साउथ पोल तक ये किस प्रकार झुकी हुई है कि हम देख पा रहे हैं कि पृथ्वी इस प्रकार झुकी हुई है, और यह झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। उसको सीधा होना चाहिए था लेकिन वो उस प्रकार से नहीं है। तो आपको समझ आया होगा। और जिस अक्ष पर ये घूमती है उस अक्ष के सापेक्ष यह कितना झुकी हुई है, 65.5 डिग्री। 66.5 डिग्री क्या है, अपने अक्ष पर क्या है, ये झुकी हुई है। 66.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यानी घूर्णन अक्ष से
जिस पथ पर ये घूमती है उस पथ से 66.5 डिग्री और अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, जिस एक्सिस पर ये घूमती है उस एक्सिस पे 23.5 है, और जिस पाथ पे घूमती है ये उसकी घूर्णन कक्षा है उससे 66.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो जब हम पृथ्वी की दिशा और गति की बात करते हैं तो पृथ्वी भी शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी अन्य ग्रहों की भांति क्या है, व्यवहार करती है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और यह एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे या फिर कहे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। इस 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड को हम एक नक्षत्र दिवस के नाम से हिंदी कैलेंडर में क्या है, जानते हैं। जिस कैलेंडर का प्रयोग हम भारतवर्ष में करते हैं उस कैलेंडर में हम एक नक्षत्र दिवस को क्या है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आगे आज किसी कारण से, किसी वजह से हमारी क्लास जो है काफ़ी लेट शुरू हो पाई थी, तो हम यहाँ से आगे वाली कक्षा में क्या है डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास को हम क्या है यहीं समाप्त करेंगे, और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो लोग देरी से मेरे चैनल के ऊपर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लगातार कक्षाओं को देखते रहे। और मैं यह आपको पहले भी कह चुका हूँ कि यह मेरा दावा तो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से मैं तैयारी करा पाऊँ और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे और क्लासेस लगातार देखते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और शेयर अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।